हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, आज की क्लास में हम लोग नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हमारे पास एक सेक्शन था सर, एटीडी। एटीडी के अंदर हमारे पास में क्वेश्चन था जिसको कि हमें प्रैक्टिस करना था। एक बारी देखिएगा इसको शुरुआत में ही। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, मिस्टर ए एज 40 ईयर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पे किया 20,000 टू इंश्योर हिज हेल्थ। अपने लिए 20,000 रुपए खर्च किए और साथ में स्पाउस के लिए भी है। He also paid medical insurance premium 47,000 during the year to ensure the health of father, जिनकी की एज 63 years थी, यानी कि ये सीनियर सिटीजन थी। Who was not dependent on him, ठीक है, डिपेंडेंट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। He contributed 3,600 to सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उन्होंने अपने लिए किया होगा क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये अलाउड नहीं होता। He was incurred 3,000 in cash on preventive health checkup of himself and spouse rupees 4,000, यानी कि 3,000 रुपए के लिए खुद के लिए और स्पाउस के लिए 4,000। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 5,000 रुपीज टोटल थी। हेल्थ चेकअप of himself and spouse and rupees 4,000 by check on preventive health checkup for his father, यानी कि 3,000 रुपए के लिए उसने खुद के लिए और वाइफ के लिए खर्च किया और फादर के लिए उसने खर्च किया सर 4,000 रुपीज। यहाँ पे हमारे पास है ना, दो चीजें काम कर रही हैं। एक तरीके से हमारे पास में दो चीजें काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सेक्शन के अंदर लिमिट क्या थी। हमारे सेक्शन के अंदर लिमिट कुछ इस तरीके से थी कि अगर फैमिली के लिए करता है, और फैमिली के अंदर कौन आता है सर? फैमिली के अंदर आता है वो खुद, उसकी बीवी और उसके बच्चे, और पेरेंट्स आते हैं सर अलग से, ठीक है। और दो दो को वो ले सकता है, यानी कि दो चीजों के अंदर वो जो है वो खर्चे कर सकता है, एक तो अपनी फैमिली के लिए और एक पेरेंट्स के लिए। फैमिली के लिए करेगा, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25,000 प्लस सेकंड चीज मैंने बताई थी कि अगर वो करता है तो 25,000 की, और यानी कि अगर कोई एडिशनल डिडक्शन वो लेना चाहता है मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर ऑन द लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन, यानी कि अगर 25,000 है यहाँ पे और साथ में 25,000 स्पाउस के लिए पे किया है या खुद के लिए पे किया है, तो एडिशनल 25,000 उसको और मिल जाएगा। और मैक्सिमम कितना मिल जाएगा? 50,000 रुपीज। यानी कि अपने लिए एक पॉलिसी खरीद ली, फैमिली के अंदर दो पॉलिसी अगर उसने खरीद ली है, मैक्सिमम वो कितना ले सकता है सर? 50,000। पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपए अलग है, पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपए अलग है। तो हमारे पास में यहाँ टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? देखिएगा, फैमिली के लिए मैक्सिमम लिमिट है 50,000, पेरेंट्स के लिए भी मैक्सिमम लिमिट है 50,000। यहाँ पे एक चीज जो है आप अपने पास में जरा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे HUF और मेंबर्स के अंदर है ना, लास्ट लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है 30,000 रुपीज, मैक्सिमम कंबाइन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड 30,000 लिखी हुई है। इसको आप 50,000 कर लीजिए, इसको आप 50,000 रुपीज कर लीजिए, यहाँ पे 50,000 कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। अच्छा जी, अब इस तरीके से उन्होंने कुछ खर्चे किए। क्या खर्चे किए? सबसे पहला हमारे पास में है 20,000 रुपए उन्होंने अपनी हेल्थ के लिए खर्च किए थे। यही क्वेश्चन डिस्कस किया था ना हमने? हाँ जी, यही किया था। 20,000 रुपए उन्होंने अपने लिए खर्च किए, ठीक है जी, और वो अलाउड है 25 से नीचे है, ठीक है। 3,600 कंट्रीब्यूशन किया CGHS के अंदर, ठीक है। 3,600 पूरा का पूरा आ जाएगा 3,600 या 3,000 था ये। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर 3,000 था और कंट्रीब्यूशन टूवर्ड CGHS यहाँ पे भी लिखा हुआ था 3,600। हाँ, ये रहा 3,600। 3,600 उन्होंने CGHS के अंदर खर्च किया था और 3,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया था। ओके, तो 3,600 पूरा का पूरा आ गया। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर उन्होंने जो 3,000 खर्च किया था, तो हमारी मैक्सिमम लिमिट 2,500 थी। मैक्सिमम लिमिट कहां पूरी हो गई? जब उनके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उनको 1,400 रुपए दे दिए गए, तो मैक्सिमम कितना एक फैमिली के लिए कितना हो गया सर? 25,000 रुपए फैमिली के लिए हो गया। अब पेरेंट्स के लिए फर्स्ट और सेकंड में लाकर के कितना हो सकता है? 50,000 तक हो सकता है। 47,000 उन्होंने
मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 47,050 से कम है, अलाउड है। 4,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया था, लिमिट कितने की है सर? 50,000 रुपए की है, सिर्फ 3,000 रुपए ही बचे, तो 3,000 रुपए हमने उनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के दे दिए, चाहे ये कैश में हो या ना हो। तो हमारे पास में कितना आ जाता है सर? 75,000 रुपीज टोटल अमाउंट आ जाता है। 75,000 रुपीज टोटल अमाउंट हमारे पास में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारे पास। सर मैं एक बार चीज पूछनी थी। हाँ जी बताइए। सर ये जो क्वेश्चन में जैसे पहले मेडिक्लेम है उसके बाद फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, तो उसमें से 3,000 चले गए हम्म, प्रेजेंटेशन में। तो सर हम्म। अगर इस ऊपर नीचे भी होता, अगर मेडिक्लेम नीचे होता और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऊपर होता तो चलता, या फिर हमें कोई इस फर्क नहीं ऑर्डर? पड़ता, बस हमारे को मैक्सिमम लिमिट देखनी है बेटा। ओके सर। अच्छा जी, ये नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी देख लीजिए एक बारी। मिस्टर वाई जिनकी की एज 40 ईयर्स है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने पे किया 22,000 रुपीज का। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी कि ये फैमिली के अंदर आ गए 22,000 रुपए, 25 से अभी भी कम है, देख रहे हैं आप। He also paid Mediclaim insurance premium 33,000 during the year to ensure the health of mother जिनकी की एज थी 67 years, 67 years की, यानी कि सीनियर सिटीजन की थी। Who Yes. is not dependent on him, doesn't matter. He also incurred Mediclaim insurance premium, medical expenditure, sorry, not medical insurance premium, medical expenditure of rupees 20,000 on his father जो कि 71 ईयर के थे, यानी कि ये भी सीनियर सिटीजन थे। Who is not covered under any Mediclaim insurance policy, ठीक है सर। तो 25,000 रुपए इनके पास भी जा सकते हैं, 25,000 तक इनके पास में भी जा सकते हैं, और 20 किया है तो उसके अंदर ही है। His father is also not dependent on him, doesn't matter. He contributed 6,000 towards CGHS, CGHS के अंदर उसने 6,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए। ओके, वो अपने लिए ही किए होंगे, वो पेरेंट्स के लिए अलाउड नहीं होता। उन्होंने अपने ऊपर क्या क्या खर्चा किया है? 22,000 रुपए एक खर्च किए हैं, 6,000 रुपए एक खर्च किए हैं सीजीएचएस के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि 22,000 और 25,000 के बीच में डिफरेंस कितना आ जाता है। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से क्या हुआ था कि हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली थी, तो यहाँ पे आप 3,000 भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस। मतलब प्रेजेंटेशन आप चाहे ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से करें चाहे इस हिसाब से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम लिमिट कितनी जानी चाहिए सर? ये 25,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और एक बात आपको बता दूं, मेन क्वेश्चन के अंदर आपका ये वर्किंग नोट होगा, मेन क्वेश्चन नहीं होगा। मेन क्वेश्चन डिडक्शन का इस तरीके से नहीं पूछा जाता, ये ऐड करके पूछा जाता है। 28,000 रुपए का खर्चा उसने खुद के लिए किया था, 25,000 रुपए तक अलाउड है। ठीक है जी। अब पापा के लिए उसने 33,000 मदर के लिए, सॉरी 33,000 मदर के लिए खर्च किए और 20,000 फादर के लिए खर्च किए। 53,000 टोटल खर्च किए, लेकिन इन दोनों के ऊपर कितना खर्चा कर सकता था? वो 50,000 टोटल खर्चा कर सकता था अलग अलग। और वहां पे भी फादर के ऊपर जो उसने खर्चा किया है वो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है। और तब ये चीज देखने वाली है कि जब उनके पास में कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं था तभी ये एक्सपेंडिचर अलाउड होता है। तो यहाँ पे ये 53,000 था, रिस्ट्रिक्शन है कितनी? 50,000 तक की। तो टोटल डिडक्शन ये कितनी क्लेम कर सकते हैं? 75,000 रुपीज तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए, ये तो था लास्ट क्लास का थोड़ा सा पेंडिंग वर्क। उसके बाद में हमने 80G कर लिया था। 80G के अंदर मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसके ऊपर इसको याद करने की कोशिश की होगी, एक दो बारी चेक करेंगे तो आपको ये चीजें बाद में याद आ जाएंगी कि मतलब आप इन सभी फंड्स को क्या 2-3 बार 10 बारी बार बार रिपीट करते रहिए। रिपीट करते रहेंगे तो आप इनको पहचानने की शक्ति रखेंगे, सारे के सारे ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। टेंशन में इस तरीके से आएंगे कि अरे मेरा तो एक शायद छूट गया है, ऐसा नहीं है। आप उसको बस देख लीजिए अच्छे से, बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप उनको पहचान सकें। यानी कि कोई भी अगर आपके सामने आता है तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये कौन सी लिमिट के अंदर था या कौन सी लिमिट में नहीं था। ठीक है। 80G हमने लास्ट टाइम पे सीख लिया था और एक मस्त क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। ठीक है ना? अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास में 80GG। ये 80GG क्या कहता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, रेंट पेड के लिए है ये। कुछ शर्तें हैं 80GG की डिडक्शन के लिए, और किस किस तरीके का
रेंट इनको मिलता है, ये भी इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि ये इस इंसान के पास जो 80 जीजी क्लेम करना चाह रहा है ना, इस इंसान के पास में ना तो अपनी हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही इसके किसी रिश्तेदार के, रिश्तेदार इन द सेंस फैमिली, फैमिली का मतलब समझते हो ना, फैमिली के पर्सन के पास में भी कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब उसके उसके क्या नाम है, जिस एरिया के अंदर वो रह रहा है रेंट पे, उसके पास में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, रेंट की बात अभी हम नहीं करते, रेंट की बात हम नहीं करते। आप अंदर से सोचिएगा, मन से सोचिएगा कि इंसान करेगा क्या। उसके पास में ना तो कोई क्या नाम है हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही उसका जो क्या नाम है एम्प्लॉयर है उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन देता है, और ना ही उसको एचआरए देता है, यानी कि ना ही वो स्टाफ क्वार्टर देता है और ना ही हाउस रेंट अलाउंस देता है। और ऐसा इंसान करेगा क्या जिसके पास खुद का मकान नहीं है, जिसको एम्प्लॉयर कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा, वो सर रेंट पे करेगा अपने पास से, रेंट अपने पास से पे करेगा। अब रेंट अपने पास से पे कर रहा है तो इसको कौन से एरिया में रहना है, ऐसे एरिया में रहना है जहां पे इसकी फैमिली मेंबर्स के नाम पे कोई हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ना हो, नंबर 1। वरना मान लिया जाएगा कि ये अपनी फैमिली के साथ में ही रह रहा है और झूठ बोल रहा है हमसे गलत रेंट रिसीट दिखा करके। तो सर ऐसा पर्सन क्या करता है, ऐसा पर्सन क्या करता है, ऐसा पर्सन रेंट पे करता है और उस रेंट के ऊपर डिडक्शन क्लेम करने का उसको अधिकार है, उस रेंट के ऊपर उसको डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार है। अरे वाह, तो अब क्या हुआ, ऐसे पर्सन ने सोचा कि सही है यार, ये तो मैं रेंट एग्रीमेंट के अंदर या फिर रेंट रिसिप्ट के अंदर बहुत सारा अमाउंट दिखा दूंगा। तो हमने सर उसके ऊपर ना अपर कैप लगा दी, हमने उसके ऊपर अपर कैप लगा दी, हमने बोला हम आपको डिडक्शन देने के लिए तैयार है 80 जीजी के अंदर, लेकिन सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इससे ऊपर आपका रेंट नहीं जा सकता। क्या है वो, क्या है जिससे कि अमाउंट ऊपर नहीं जा सकता। देखिए हमारे पास में लिखा हुआ है येलो कलर की बैकग्राउंड के अंदर कि सर 5000 पर मंथ, सबसे छोटा जो होगा ना इनमें से उतने की डिडक्शन मिलेगी, 5000 पर मंथ, या फिर एक्सेस ऑफ, यानी कि इसको आप कह सकते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जीटीआई। जीटीआई हमने लास्ट क्लास में निकालना सीख लिया था, यस ठीक सर। है, एडजस्टेड जीटीआई हमने निकालना लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई के अंदर क्या होता है, एडजस्टेड जीटीआई के अंदर होता है सर ग्रॉस टोटल इनकम माइनस एलटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, 112 और 112B, ठीक है जी, इनको माइनस कर दिया और उसके बाद में सारी की सारी डिडक्शंस माइनस कर दी, एक्सेप्ट दिस डिडक्शन, एक्सेप्ट दिस डिडक्शन, 80 जीजी को छोड़ करके बाकी सारी की सारी डिडक्शन जितनी भी एप्लीकेबल थी क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी निकाल दो, ठीक है जी। तो जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, और उस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% हमें रेंट पेड में से माइनस करना है, और ये अमाउंट क्या आ जाएगा, हमारी डिडक्शन का सेकंड पॉइंट आ जाएगा, जिसको कि हम एज एन ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालना सीख लिया हमने। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में उसका 25% हमारा तीसरा ऑप्शन है, तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा सर, उतने की डिडक्शन अपने को मिल जाएगी 80 जीजी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों को बोला कि क्या क्या हमारे पास में है जो हमने एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के निकालने के लिए यूज करना है, वो यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास में कंडीशंस, क्या है, कंडीशंस यही है कि यहाँ पे जो है एसएससी को एचआरए ना मिल रहा हो, उसके पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी ना हो, एसएससी के क्या नाम है फैमिली मेंबर्स के पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी उस एरिया में ना हो जहां पे वो रेंट पे रह रहा है। आइए क्वेश्चन देखिएगा इसका, क्वेश्चन में क्या बोला गया, मिस्टर गणेश ए बिजनेसमैन whose total income before deduction under section 80 GG for assessment year 1920 was rupees 4,60,000, 4,60,000 रुपए है, और उसने जो रेंट पे किया है 12,000 रुपए पर मंथ पे किया है, फिर भी ज्यादा पे कर दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम एट मुंबई। ऑक्यूपाइड बाय हिम का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड मत ले लेना सर, रेंट पे किया उसने, रेंट पे किया। अब उसको डिडक्शन देनी है हमने, सबसे पहला ऑप्शन क्या था हमारा, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है जी। तो रेंट पेड था 1,44,000, 12,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी,
4,60,000 और कुछ भी क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं हुआ, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, और ना कोई भी डिडक्शन दी हुई है। तो हम क्या कर लेंगे, सिमिलर क्या नाम है अपना, स्ट्रेट अवे 4,60,000 को ही एडजस्टेड क्रॉस टोटल इनकम मान लेंगे और उसका 10% यानी कि 46,000 हमने डिडक्ट कर दिया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया 98,000। नेक्स्ट 25% ऑफ जीटी एडजस्टेड जीटीआई वो आ जाता है 1,15,000, 4,60,000 का 25%, और नेक्स्ट 5,000 इंटू 12 60,000 रुपीज। तो सब में से छोटा कौन सा सर, 60,000 रुपीज है, इतने की डिडक्शन उसको 80 जीजी के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट डिडक्शन हमारे पास में है सर 80 जीजी ए की। 80 जीजी ए की और 80 जीजी बी की दोनों की डिडक्शंस हमारे पास में क्या है, दोनों की डिडक्शंस हमारे पास में क्या है, एक जैसी ही देखने को मिलती है। ठीक है, देखिएगा हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि सर अगर कोई भी पर्सन साइंटिफिक रिसर्च के अंदर डोनेशन दे रहा होता है, अरे सर ये तो हमने पढ़ भी रखा है, साइंटिफिक रिसर्च को तो हमने पढ़ा हुआ है, कौन से चैप्टर के अंदर, पीजीबीपी के अंदर, वहां पे भी तो सेम ही चीजें होती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पे जिस पर्सन ने पीजीबीपी के अंदर इसको क्लेम कर लिया, वो पर्सन उसको यहाँ पे डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकता। यानी कि 80 जीजीए किसके लिए नहीं है, ऐसे पर्सन के लिए जो कि बिजनेस इनकम रखता हो, जो कि बिजनेस इनकम रखता हो, वरना दोनों हाथों में लड्डू मिल जाएंगे ना इसको, एक तरफ पीजीबीपी के अंदर एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेगा और दूसरी तरफ 80 जीजीए के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लेगा। तो हम कहते हैं हम इतने अच्छे नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम इतने अच्छे नहीं है जो दो जगह पे हम आपको डिडक्शन दे। ठीक है, ओके सर। आगे लिखा हुआ है कि कहां पे डोनेशंस देनी है, ये वही है साइंटिफिक रिसर्च जो हमने पीजीबीपी के अंदर पढ़े थे, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, तो कहां पे हमने इनको क्या नाम है पेमेंट करनी है। अगर इन फंड्स के अंदर पेमेंट की जाती है तो एसएससी जितना अमाउंट डोनेट करता है उस पूरे 100% अमाउंट की क्या मिल जाती है सर, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट मतलब किस तरीके से वो पे करेगा, किसी भी तरीके से वो पे कर सकता है, लेकिन अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट पे करना चाहता है तो उसको चेक में पे करना पड़ेगा, एनी मोड अदर देन कैश पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, यस सर। अच्छा एक चीज और लिखो यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे लिखो फ्रॉम, नेक्स्ट लिखो फ्रॉम 1 जून 2020, फ्रॉम 1 जून 2020 डोनेशन लेस देन इक्वल्स टू 2,000 कैन बी मेड इन कैश। यानी कि उससे पहले की अगर डोनेशन दी है तो 10,000 रुपए से कम हो सकती है कैश में, लेकिन 1/6/2020 के बाद में अगर कोई डोनेशन दी है तो वो 2,000 रुपए से कम होनी चाहिए अगर कैश में देते हैं तो। ठीक जी, लिख लिया सर इसका मतलब इस डेट के बाद अब जो भी दे सकता है कैश में वो सिर्फ 2,000 तक दे सकता 2,000 रुपए तक ही कैश में दे सकते हैं, इससे ज्यादा कैश में नहीं, वरना अपना ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, चेक में देना पड़ेगा, एनी मोड अदर देन कैश देना पड़ेगा। लिख दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि अगर कभी जो क्या नाम है अप्रूवल ग्रांट्स हैं जिनको कि हमने पेमेंट दी है वो सामने से डिसअप्रूव्ड हो जाएं, यानी कि अप्रूव्ड प्लान थे वो लेकिन वो डिसअप्रूव्ड हो जाएं, तो हमारी जो जो डोनेशन है वो डिनाई नहीं हो जाएगी, जो हमारी डिडक्शन मिली हुई थी ना हमें वो डिनाई नहीं हो जाएगी। कारण हमने तो बोनाफाइडली काम किया था ना, हमने तो क्या किया था, हमने तो उनको डोनेशन दिया था ये जान करके कि वो इन्हीं कामों के लिए बने हैं, लेकिन बाद में उनका पता लगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी अप्रूवल
खत्म हो गई, अप्रूवल खत्म हो गई, हम डोनेशन दे चुके थे, तो बाद में इस चीज को वापस नहीं किया जा सकता, यानी कि वापस से उसको इनकम नहीं माना जा सकता जैसे बाकी जगह पे होता है। ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में जीजीबी। हाँ, तो जो मैं पिछली बार बोल गया था ना कि एक जैसी दिखती हैं, वो जीजीबी और जीजीसी दिखती हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे है क्या। यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन गिवन बाय ए कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी और ई ट्रस्ट। देखो जी, सबसे पहले तो ना पॉलिटिकल पार्टी का मतलब समझ लेते हैं। सेक्शन 25 के अंदर जो हमारे पास में है, सेक्शन 25 के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से ना कोई बंदा ये सोचता है कि सर बहुत सारे लोगों की एक पार्टी होगी तो वही पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं सर, हमारे पास में जो एक एक पर्सन इलेक्शन लड़ते हैं उनको भी हम पॉलिटिकल पार्टी की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर सेक्शन 25 के अंदर उस पर्सन को रजिस्टर्ड होना चाहिए जो कि पॉलिटिकल पार्टी खुद को कह रही है। बात समझ में आई? तो ये चीजें, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये नहीं है कि चार गुंडों ने मिलाकर के अपनी एक पार्टी बना ली, आपने जाकर के उसको डोनेशन दे दिया, हमने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया। नहीं सर, उसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक सर, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, पार्टी का मतलब मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि पार्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे लोग होने चाहिए उस पार्टी के अंदर। कोई एक आजाद उम्मीदवार जैसे होता है जो एक अलग से इलेक्शन लड़ता है, जिसकी कोई पार्टी नहीं होती, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी। तो पर्सन ने तो क्या नाम है, कंपनी ने डोनेशन किसको दिया है? डोनेशन दिया है या तो पॉलिटिकल पार्टी को या फिर ई ट्रस्ट को। अभी ई ट्रस्ट क्या है सर? ई ट्रस्ट का मतलब है हमारे पास में ना एक ऐसी ट्रस्ट होती है, जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए आप भी कंपनी है, मैं भी कंपनी हूं, और कोई दूसरा भी कंपनी है। तो कंपनीज क्या करती हैं? डोनेशन डायरेक्ट देने की बजाय ई ट्रस्ट को देती है, और ई ट्रस्ट क्या करती है, आगे कंपनी जो जिसके नाम पे हमने डोनेशन दी होती है ना पार्टी को, वो उनको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि डायरेक्टली ना दे करके ई ट्रस्ट के थ्रू हमने, ये कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, ठीक है जी। ई ट्रस्ट के थ्रू हमने क्या करना है? ई ट्रस्ट के थ्रू अपने पास में हमने उनको डोनेशन देना है। तो चाहे हम डायरेक्टली दें पॉलिटिकल पार्टी को और ई ट्रस्ट के थ्रू दें, एक ही बात है। तो उसमें हम क्या कहते हैं सर? देने वाला पर्सन कौन है? कंपनी है। जीजीबी के अंदर कौन है? कंपनी है। और जीजीसी के अंदर कौन है? एनी पर्सन अदर देन कंपनी है। ठीक है, तो दोनों ही एक जैसे दिखेंगे तुम्हारे को। अब देखना, बहुत छोटी सी डिडक्शन है। बोलते हैं जी पॉलिटिकल पार्टी को आपने कोई अमाउंट डोनेट किया हो या फिर ई ट्रस्ट को दिया हो, जितना भी अमाउंट डोनेट करेंगे, अगर आप एक कंपनी एसएससी हैं तो जितना अमाउंट डोनेट करेंगे अदर देन कैश, आपका 100% एलिजिबल है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB। ठीक है जी। अब ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारा सा, ये तुम्हारे लिए है गिफ्ट। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो खुद कर लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास में है 80 GGC। 80 GGC हमने क्या बोला? कौन पर्सन है? ये कौन पर्सन है जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को? सेम सब कुछ वैसा ही है, कोई भी पर्सन है। सिर्फ कौन नहीं होना चाहिए? लोकल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन नहीं होना चाहिए फंडेड बाय गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि ऊपर हमने कंपनी को दे दिया कि कंपनी देगी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को, और दूसरे में हमने क्या बोला? पर्सन अदर देन कंपनी, यानी कि कोई भी हो सकता है, कंपनी के अलावा ही होगा, क्योंकि ऊपर तो कंपनी आ चुकी है, कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन है। लेकिन हमने बोला कोई भी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन नहीं होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर गवर्नमेंट ही पॉलिटिकल पार्टीज को अगर डोनेशन देने लगेगी, सोचो आज जो है वो बीजेपी, अपनी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के नाम से अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन जाने लगे तो हो क्या रहा है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया है, हमने जितना कमाया था वो हम पार्टी को दे रहे हैं, और फिर इसी पार्टी के फंड से हम दोबारा से इलेक्शन लड़ करके आएंगे, तो ये तो एक सर्कल चलता ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई लोकल अथॉरिटी नहीं देगी, कोई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन नहीं देगा, ठीक है जी, जिसको कि फंडेड बाय जो कि गवर्नमेंट हो। यस सर।
तो इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम। देखो नीचे नोट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी नहीं दे सकती पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन देगी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा सर, नेक्स्ट है हमारे पास में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA शुरू होते ही खत्म, शुरू होते ही खत्म, ठीक है जी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका सेविंग पे FD पे नहीं, FD पे नहीं, सेविंग अकाउंट अगर आपका होगा और सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आपका कोई अमाउंट ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड हुआ है तो आपको उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार है अंडर सेक्शन 80 TTA। कितने तक? 10,000 रुपए तक। 8,000 रुपए सेविंग अकाउंट का आपका क्या नाम है वो आया, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया आपका, ठीक है जी। 8,000 रुपए, हाँ जी, डिडक्शन पूरी की पूरी मिल गई। 12,000 तो 10,000 रुपए तक, डन। बिल्कुल आसान है ये। अच्छा, अब TTA पढ़ा हमने, TTB सीनियर सिटीजन के लिए है, मतलब ये भी दोनों जुड़वा है, ये भी दोनों जुड़वा है। यहाँ पे हमने किसी भी जनरल पर्सन की बात की और वहां पे हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जिसको भी TTA का बेनिफिट मिलेगा ना वो TTB का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। जिसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA का बेनिफिट मिलेगा 10,000 तक, उसको सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर जो TTB के लिए बनाया गया है उसका नहीं मिलेगा बेनिफिट, ठीक जी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं पे कि पोस्ट ऑफिस से जो क्या नाम है सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आता है ना वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट होता है। कितने तक? 3,500 रुपए सिंगल ओनर के केस में और 7,000 रुपीज ज्वाइंट ओनर के केस में, ठीक है। खैर वो तो क्या नाम है एग्जाम्प्टेड इनकम की बात है, इंटरेस्ट की बात हो रही थी तो साथ में इसको चिपका दिया गया, इसका डिडक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा, ये ठीक वैसे ही लिखा हुआ है जैसे क्रॉस टेबल लर्न करते हैं ना हम लोग। अच्छा देखिए TTB क्या लिखा हुआ है, TTB लिखा हुआ है हमारे पास में, किसके लिए है ये? किसी के लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए है। 60 से अबव से 60 से अबव के जितने भी पर्सन है जो कि इंडिया के रेजिडेंट है, उनका अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम आई है, उनकी अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम आई है सेविंग बैंक अकाउंट से, तो उस पे डिडक्शन कितनी अलाउड है? 50,000 अलाउड है। अब टैक्स मैनिपुलेशन करो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप बताओ सर किसी पर्सन को आप क्या नाम है सलाह देना चाहोगे तो कौन से डिडक्शन की दोगे, TTA की या TTB की? सर पर्सन जो है 60 अबव होना चाहिए तो TTB, वरना उसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट रॉयल्टी के ऊपर, और ये है ना सर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया, तो इसको ना, ओहो ये क्या आ गया, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना बेटा आपको? यस सर। हाँ वही है, ठीक है। हाँ देखना जी जरा, यहाँ पे क्या कहा गया है, जी जनाब। तो ATQQB और RRB ये तो मैं जुड़वा लगेंगे दोनों। सर कितने सारे जुड़वा हैं? अच्छा, जुड़वा होना कोई गलत बात थोड़ी है, इससे तो हमें आसानी मिलती है याद करने में, है ना, तो कोई मुश्किल थोड़ी है, अच्छा है बल्कि ये तो। अच्छा जी, तो देखो हम ये कहते हैं कि ATRRB क्या कहता है, पहले ना QQB पढ़ लेते हैं, ऐसे मेरा मन है, पहले QQB पढ़ लेते हैं, ठीक। तो ATQQB क्या कहता है? सबसे पहले तो सर ATQQB कहता है एक पर्सन है जो कि ना रॉयल्टी इनकम रिसीव करता है। अब ये पर्सन कौन पर्सन है? मेरे जैसा बंदा नहीं है जो आपको टेक्स्ट बुक देता है, आपका TS ग्रेवाल भी नहीं है, आपका JR मोंगा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, टेक्स्ट बुक के ऑथर्स नहीं है सर, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चेतन भगत अलाउड है इसके अंदर, है ना, देखा कितनी वैल्यू है ना चेतन भगत की, हमारे ऐसा बंदा कुछ नहीं। तुम तो टेक्स्ट पढ़ा रहे हो। अच्छा छोड़ो, भावनाओं में नहीं बहना। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सर रॉयल्टी इनकम रिसीव हो रही है किसी भी पर्सन को, किस चीज से? बुक्स से।
रॉयल्टी इनकम का मतलब तो समझते हो ना, रॉयल्टी इनकम का मतलब यस क्या होता सर। है सर? पब्लिशर ने 100 रुपए में उस चीज को बेचा, पब्लिशर ने वो कहानी किसी से लिखवाई थी, तभी जाकर के तो वो पब्लिश हो रही है। तो उसने बोला इस गरीब लेखक को, इस गरीब राइटर को, चलो मैं 100 में से 14 रुपए दे देता हूँ, 14 रुपीज दे देता हूँ। ये 14 क्यों बोला ये भी अभी समझाऊंगा। 14 रुपीज दे देता हूँ पर बुक के हिसाब से, रॉयल्टी इनकम है सर, रॉयल्टी इनकम। तो ये रॉयल्टी इनकम के ऊपर डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। अच्छा सर, रॉयल्टी इनकम किन के ऊपर? रॉयल्टी इनकम को रॉयल्टी इनकम कब कहा जाता है? नीचे लिखा हुआ है, एलिजिबल क्या है सर हमारे पास में, क्या नाम है, वर्क ऑफ, सब कुछ लिखा हुआ, छोड़ो उस चीज को, मेरा कंसंट्रेशन डिडक्शन की लिमिट के ऊपर। डिडक्शन की लिमिट कितनी है सर? 3 लाख रुपए, मैक्सिमम है 3 लाख रुपए। अच्छा सर, अब रॉयल्टी इनकम के अंदर मैंने अभी ना एक अमाउंट बोला 14 रुपए, मैं बोल सकता था 15 रुपए, 15 रुपए भी ठीक है, 100 पे 15 तो रॉयल्टी है, हाँ ठीक है। 100 में अगर 16 रुपए होंगे दैट इज 16% ना, तो हम ये कहते हैं हम इसको रॉयल्टी इनकम मानते ही। यानी कि अगर आप किसी को रॉयल्टी इनकम दे रहे हो ना, दैट मीन्स आप उसको ऑबलाइज करने के लिए कुछ पैसा दे रहे हो, बेचारे के पास और कोई साधन नहीं था इनकम अर्न करने का, ठीक है जी। तो हमने उसको 100 में से 15 रुपए तक दी थी। लेकिन अगर आप 100 में से 16 रुपए दोगे, यानी कि 16% दोगे, तो हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग मान लेंगे जी, हम इसको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मान लेंगे, और डिडक्शन नहीं मिलेगी 15 से ऊपर पे, यानी कि 15 रुपए तक तो मिलेगी, 15% तक तो मिलेगी, लेकिन 16 के होते ही हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग मान लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग मानेंगे तो डिडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि सर प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन है सर रॉयल्टी इनकम के ऊपर। तो 15% तक वो रॉयल्टी इनकम। अच्छा मान लो सर 16 रुपए मिले हैं मेरे को, तो क्या डिडक्शन नहीं मिलेंगे? हाँ मिलेगी, 15 तक मिलेगी, 1 रुपया उसके ऊपर नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? और इसको मल्टीप्लाई कर देना जितनी नंबर ऑफ कॉपी बिकी हो उससे, सिंपल। तो 15% का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया? हाँ सर, यस सर आ गया। यस सर। अच्छा अब देखो, यही चीज यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है 15% वाली। हाँ लेकिन अगर आपको ये रॉयल्टी इनकम लमसम अमाउंट में पे की गई है इन ल्यू ऑफ ऑल, तो हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है 15% वाली, लमसम ले लोगे तो। अच्छा जी, एक और बात सुनो, मान लो अब मेरी जो बुक है, मतलब जो चेतन भगत की बुक है, वो सिर्फ इंडिया में ही थोड़ी ना पब्लिश होती है जी, बाहर भी होती है। तो एक रूल बनाया गया, ये बनाया गया कि सर चेतन भगत जी जो है ना, वो अपनी इनकम को जो उन्होंने अब्रॉड में कमाई है, कितनी जो अब्रॉड में कमाई है, उसको इंडिया में ले आए 6 महीने के अंदर अंदर, तो इसको हम डिडक्शन दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो 6 महीने के अंदर अंदर आप इंडिया में ले आओ और उसको कन्वर्ट करा लो, किससे? मनी एक्सचेंजर से, जो जिसको कि आरबीआई ने ऑथराइज कर रखा हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ऐसा नहीं किया तो सर फिर आपका, अगर आप 3-6 महीने बाद लेकर के आए फिर कन्वर्ट कराया, कोई फायदा नहीं है सर, डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। डन। अच्छा एक बात और, इस रॉयल्टी इनकम को कमाने के लिए, इस रॉयल्टी इनकम को कमाने के लिए आपने जितने खर्चे किए हैं ना, वो माइनस हो सकते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर? 3 लाख रुपए, 3 लाख से ऊपर रॉयल्टी इनकम नहीं मिलेगी आपको, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। कौन सी सर? 3 लाख इंडिया के और 3 लाख अब्रॉड के? नहीं सर, 3 लाख टोटल, 3 लाख टोटल, ठीक है जी। चलो आओ यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, लिखा नहीं था लेकिन बना दिया। क्या लिखा गया है? कहते हैं मिस्टर एक्स है जिनकी रॉयल्टी इनकम है सर 1 लाख रुपए, जो कि अपने आप में 18% थी, 18%, और उन्होंने 10,000 रुपए इसको प्राप्त करने में खर्च किए, और ये अब्रॉड से थी, ये अब्रॉड से थी उनकी इनकम, बाहर से आई थी, ठीक है सर। और उन्होंने इसको कन्वर्ट करा लिया, लेकर के आए वो 30 सितंबर तक, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर। देखो 1/4 को उन्होंने अर्न की थी, 1/4 को अर्न की थी, उनको सारा का सारा पैसा इंडिया में लेके आना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ 50,000 रुपए ही लेकर के आए।
तो अब आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए अपने आप में अगर 18% है तो बताओ 15% कितना होगा। रूल है ना 15% तक ही रॉयल्टी को रॉयल्टी मानते हैं। सर 83,334 रुपीज, ठीक है। लेकिन इतना तो उन्होंने कमाया था, वो इंडिया में रेमिट कितना किया उन्होंने, लेकर के कितना आए सर, 50,000 लेकर के आए, ठीक है सर। तो 50,000 के ऊपर डिडक्शन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन 10,000 रुपए उन्होंने एक्सपेंडिचर भी क्लेम कर लिया अपना। तो उनकी एक्चुअल कितना हो गया रॉयल्टी इनकम, इनकी कितनी हो गई सर, 40,000 रुपए। और 40,000 रुपए इनको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। डन। यस सर, डन। एक बात बताना बेटा मेरे को, यस एक सर। बात बताना कि जब मैंने डन बोला तो उसके क्या 1 सेकेंड बाद ही तुमने डन बोल दिया या कुछ टाइम बीच में रुक करके फिर डन बोला? सर कुछ टाइम रुक के डन बोला, हाँ, कॉपी मैं कर पता क्या चेक करना चाह रहा था इससे, कि लैग तो नहीं है। आजकल 2 मिनट से ज्यादा अगर कोई आपस में बातचीत ना हो ना, तो लगता है शायद इंटरनेट कनेक्शन के अंदर कोई दिक्कत आ गई लाइव क्लास में। तो मैं कॉपी कर रही थी इसीलिए। अच्छा अच्छा, वो कोई बात नहीं बेटा, मैंने उसका रीजन नहीं पूछा। मैं तो केवल ये जानना चाह रहा था कि कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ना, क्योंकि अभी आयुषी भी हमसे अलग होकर के वापस जुड़ी है। तो मेरा इंटरनेट लैग कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताऊं, इस इंटरनेट की बैंड बजाने के लिए ना मैंने एक स्कीम तो बना ही रखी है। जितनी भी ये रिकॉर्डिंग करता हूँ सारी की सारी सेम डे तुम्हारे पास में आ जाती है, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो यस सर। कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, तुम बाद में भी देख सकते हो। अच्छा अच्छा, देखो हमारे पास में क्या है, एक है डिडक्शन QQB जैसी RRB, इसी की जुड़वा बहन, ठीक है। अब वो जुड़वा बहन क्या कहती है, वहां पे डिडक्शन मिल रही थी किसके ऊपर, वहां पे डिडक्शन मिल रही थी सर रॉयल्टी ऑन बुक्स के ऊपर। ऐसे ही यहां पे रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स के ऊपर। पेटेंट्स का मतलब समझते हो, पेटेंट्स का मतलब समझते हो? ये देखो, वो कहानी सुनी होगी ना, पोयम सुनी होगी तुमने, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है। तो ये पंखा जो ऊपर चलता है, ये हवा नीचे फेंकता है, तभी तो बेबी सो जाता है ना। सोचो अगर ये पंखा उल्टा चलने लगे और हवा ऊपर खींचने लगे तो बेबी सो नहीं पाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो एक एग्जॉस्ट फैन बन जाएगा। एग्जॉस्ट फैन की क्या क्या विशेषता होती है, वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और सीलिंग फैन की क्या विशेषता होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, विशेषता को इंपॉर्टेंस नहीं स्पेसिफिकेशन कहते हैं, हाँ। वो क्लॉकवाइज चलता है, तो क्लॉकवाइज चलेगा तो आगे की तरफ हवा फेंकेगा, वरना पीछे की तरफ। कभी सोचा इस चीज की इन्वेंशन किसने की होगी? दिवाकर सर ने। सर ने एक दिन पंखा खोला था अपना, ठीक है, उसके अंदर बाइंडिंग देखी थी। वो बाइंडिंग अगर जिस साइड भी होगी ना, उल्टी या सीधी, वो पंखा उसी साइड घूमेगा। इस चीज की इन्वेंशन मैंने नहीं की थी, किसी पर्सन ने की होगी। और इन्वेंशन करने के साथ ही ना उसने ये किसी को बताया नहीं होगा। तो एक फैन कंपनी उसके पास में आई कि सर सर हमारे को भी इन्वेंशन बता दो अपनी। उसको कहते हैं सर पेटेंट। याद है 3 इडियट्स देखी थी, वो फुनसुक वांगडू के नाम पे कितने सारे पेटेंट्स थे। तो उन्हीं पेटेंट्स की बात हो रही है, उन्हीं पेटेंट्स की बात हो रही है। तो वो जो नो हाउ होती है ना, नो हाउ टू यूज इट, वो वाली चीज होती है पेटेंट, कि मैं बता दूंगा लेकिन मुझे पैसे चाहिए इसके लिए। उसको हम कहते हैं रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, ठीक है सर। Yes. पेटेंट समझाने के लिए आपने हमारे को पूरी कहानी बता दी, चलो खैर कोई बात नहीं, होता है। सुनो जी, अब रॉयल्टी मिल रही है किसके ऊपर, पेटेंट्स के ऊपर। पेटेंट्स को पेटेंट्स कहेंगे तभी जब उसको पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर रजिस्टर करवाया होगा। यानी कि आपके पेटेंट को किसी ने रजिस्टर किया ही नहीं, पेटेंट माना ही नहीं, और कोई बेवकूफ आकर के आपको आपके पेटेंट के ऊपर रॉयल्टी दे गया, उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, नहीं मिलेगी सर, डिडक्शन नहीं मिलेगी। पहले आप रजिस्टर्ड भी तो होने चाहिए ना, कि हाँ आप भी एक पागल साइंटिस्ट हैं जिसने कि कुछ इन्वेंट किया है, ठीक है। अच्छा जी, डिडक्शन कितनी मिलेगी सर, वही जैसे हमारे पास QQB में मिली थी, अमाउंट रिसीव्ड और 3 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है सर। और हमारे पास में इनकम एलिजिबल फॉर डिडक्शन, अगर किसी को रॉयल्टी इनकम एडवांस में दी जाती है ना, हम उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम एडवांस में दी जाती है, और जो कि बाद में रिटर्न नहीं की जाएगी, ठीक है जी।
उसको हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को कोई ऐसा अमाउंट दे दिया जाए, एक सेकेंड ठहरना बच्चों, हाँ जी बच्चों, डिस्टरबेंस आ रही थी थोड़ी सी इसलिए रोका था। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर एडवांस में किसी को रिसीव हुआ है उसको हम क्या नाम है रॉयल्टी मान रहे हैं यहाँ पे, जो कि रिटर्नेबल नहीं है। अगर सोच करके देखो, किसी पर्सन को जो है कोई कंसीडरेशन दिया गया है, किस काम के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और कमर्शियल यूज करने के लिए, मतलब कि पहले नहीं दिया गया, सेल ऑफ प्रोडक्ट करने के लिए, यानी कि आपको मैंने कोई कंसीडरेशन दिया था कि जाकर के आप इसको बेचो और आप अच्छे तरीके से उसको बेच रहे हो, ठीक है, सेल ऑफ प्रोडक्ट जिसको कि हमने पेटेंट प्रोसेस के अंदर बनाया था, तो ऐसी चीज रॉयल्टी नहीं है, तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये खैर क्वेश्चन में होता भी नहीं है, लेकिन डाला हुआ है नोट के अंदर, तो ठीक है। अच्छा जी, तो आपको याद कितना रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है सर, क्यूक्यूबी और आरआरबी के अंदर रॉयल्टी इनकम एग्जाम डिडक्टेबल है, कितने तक, 3 लाख रुपए तक, दैट्स इट, बात खत्म। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे भी सब कुछ वही आ जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको, अगर फॉरेन में आपके पेटेंट फॉरेन में भी मांगे जा रहे हैं, तो उससे भी अगर आपको रॉयल्टी इनकम आ रही है, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो भी आपने इनकम अर्न की थी ना, उसको आप इंडिया में ले आओ। 6 महीने के बाद लेकर के आए तो डिडक्शन क्लेम नहीं होगी, ठीक जैसे अभी हमने देखी थी, ठीक है। और दूसरी चीज, इस जो फॉरेन कंट्री से हमारे को इनकम आई है ना, इसका प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगाना जरूरी है। ये क्यूक्यूबी में भी था, जो कि शायद मैं बोलना भूल गया था, ठीक है जी। Yes. अच्छा, अगर मान लो कभी किसी पेटेंट को इन्वेंशन ना मान करके कुछ और मान करके उसकी रिवोकेशन हो जाती है, यानी कि उसको हम पेटेंट मानते ही नहीं, डिनाई कर देते हैं, तो 4 साल का टाइम पीरियड है, इसको रेक्टिफाई कर लो और रिमेनिंग जो पहले डिडक्टेबल अमाउंट था उसके ऊपर टैक्स पे कर दो, जिसकी की पहले डिडक्शन मिल चुकी है, ठीक जी। Yes, sir. क्यों भी कर चुके। एटीयू देखो जी, एटीयू बहुत आसान है। एटीयू के अंदर क्या बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि डिसेबिलिटी है, जिसको की डिसेबिलिटी है, और डिसेबिलिटी हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं हमारे पास में। तो एटीयू के अंदर क्या आता है, एक डिसेबल पर्सन है, वो सेल्फ जनरेटेड इनकम, मतलब खुद इनकम अर्न कर रहा है और अपनी इनकम के ऊपर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कितनी, 75,000 या 1,25,000। अगर 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो सर 1,25,000, और अगर उससे कम की डिसेबिलिटी है तो 75,000 तक वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और इसके साथ में उसको मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर ने दिया हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दिया हो, सर्टिफिकेट जो इशू किया हो, वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में न्यू एम्प्लॉइज। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अनुज है, एक मैन्युफैक्चरर है, और अनुज 1 लाख की टर्नओवर से ऊपर चला जाता है, 1 लाख नहीं, सॉरी माफ करना मेरे को, 1 करोड़ से, 1 करोड़ की टर्नओवर से ऊपर चला जाता है, तो इसके क्या होंगे सर, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होंगे। टर्नओवर मोर देन 1 करोड़, तो उसके लिए है 80JJA। अच्छा, अनुज कौन है ये तो हमने देख लिया। अब बोलते हैं अनुज क्या करे ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए। सिंपल है सर, जितने इसके पास में एम्प्लॉय थे उससे इसने अपने एम्प्लॉय बढ़ा देने, यानी कि इंक्रीमेंट हुई है इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। लेट्स से इसके पास में 100 एम्प्लॉय थे, 100 एम्प्लॉय के 105 हो गए। अब इसको भी सुन लो ध्यान से, 105 हो गए। न्यू एम्प्लॉयमेंट का मतलब कई लोग गलत ले जाते हैं, यहां पे ध्यान से सुन लेना। सर अनुज के पास में 100 एम्प्लॉय थे, 15 छोड़ करके चले गए और 15 नए आ गए,
न्यू एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, ये न्यू एम्प्लॉयमेंट नहीं है। न्यू एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं है कि नया बंदा आ गया, नहीं, नए पोस्ट की बात करो। पोस्ट बताओ, तुमने क्या नई पोस्ट क्रिएट की? क्या अपनी यूनिट के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर तुमने नए अमाउंट से नए नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूट किए? उसकी बात हो रही है। ओके सर, समझ में आई? मतलब किसी को निकाला और 15 नए बंदे, 15 पुराने बंदों को निकाल के 15 नए बंदों को रख लिया, उसको हम इंक्रीमेंट नहीं कहते। इंक्रीमेंट होनी चाहिए सर, जैसे कि हाँ मैं ये मान सकता हूं 15 को निकाला और 20 को रख लिया तो 5 न्यू हैं। उन 5 के ऊपर अनुज जो है डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जितना अमाउंट इसने इन 5 लोगों को दिया था एज अ सैलरी, इन 5 लोगों को दिया था, उसका 30%। कितना परसेंट? 30%। लेट से इसने न्यू एम्प्लॉय रखे 8,000 महीने वाले, और 8,000 इंटू 12 कितना हो गया? कितना पे किया इसने? इंटू 5 भी कर लेना, बताना 8,000 इंटू 12 इंटू 5 कितना आता है? जल्दी बता दो। 8,000 इंटू 12 इंटू 5 कितना आता है? 4,80,000। 4,80,000 का 30% डिडक्शन क्लेम कर सकता है 80 JJAA के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना, डिडक्शन क्लेम कर सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है सर? कंडीशंस ये हैं कि अनुज का जो बिजनेस है ना, पुराने बिजनेस को तोड़ करके नए बिजनेस को एस्टेब्लिश ना किया गया हो। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, बिजनेस शुड नॉट बी द फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। कोई पुराना बिजनेस एग्जिस्टेंस में था, उसको तोड़ ताड़ करके उसका नया कर लिया हमने, या फिर पुराने किसी बिजनेस की रीऑर्गेनाइजेशन ना की हो हमने। ठीक है सर, मतलब पुराने बिजनेस को नया बना दिया और हमने बोल दिया जी हमारे तो नए एम्प्लॉई हैं, ना ना ऐसा नहीं हो। हाँ, एक बात हो सकती है, आपने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कि चल रहा है उसके अंदर न्यू पर्सन बढ़ा दिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इसके अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, 100 बंदे पहले से थे, 100 बंदों से ऊपर हो गए, 5 बंदे ऊपर हो गए, तो 5 बंदों की सैलरी जितनी भी साल की है उसका 30% ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो 100 पुराने बिजनेस में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अनुज और मेरी पार्टनरशिप चल रही थी, वो टूट गई, वहां से कुछ बिजनेस सेटअप करके अपने पास ले आया और वहां के एम्प्लॉय ले आया, तो ये नहीं अलाउड। ठीक है जी, तो पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए। हाँ, चलते हुए बिजनेस में इंक्रीमेंट होगी, दैट इज अदर थिंग। इंक्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज होना चाहिए, डन। अब अगर नया बिजनेस है तो सर फिर तो सर न्यू ही है ना सब कुछ, फिर तो न्यू ही है सब कुछ। तो यानी कि अगर नया बिजनेस है तो नए बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉय हैं 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक हम उनकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 30%, 3 साल तक। ठीक जी, ये लिखा हुआ देखो। अच्छा, अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। कहते हैं जी एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब भी समझा दो। ये एम्प्लॉय के अंदर सारे एम्प्लॉयज आते हैं, लेकिन नहीं आते कौन? जिनकी की सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है, जिनका एम्प्लॉय फॉर होम एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय गवर्नमेंट अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिनकी पेंशन स्कीम के अंदर सारा का सारा अमाउंट जो है वो खुद नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, सारा का सारा गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट कर रही है, ऐसे एम्प्लॉय नहीं आएंगे। ऐसे एम्प्लॉय भी नहीं आएंगे जो लेस देन 40 डेज के लिए हमारे पास में रहते हैं। लेस देन 240 डेज, यानी कि मैंने अपने एम्प्लॉय को अपने पास रखा लेकिन पूरे साल नहीं रहा, ये इतना रहा कि 240 से भी कम था, 239 था तो नहीं। हाँ, अब इसी 240 को आप रिप्लेस कर दो कितने से? 150 से। किसमें? जहां पे लेदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। बात समझ में आई? मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है, मेरा एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कितने डेज देखोगे आप एम्प्लॉय के लिए? एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कब कहोगे? जब वो 240 दिन या 240 दिन से ज्यादा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था। अगर लेदर प्रोडक्ट का काम कर रहा हूं तो सर वही दिन 150 देखे जाएंगे। तो इससे कम जो एम्प्लॉय होंगे जो कि मेरे फॉर्म के अंदर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे थे, उनकी सैलरी के ऊपर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। यहां पे एक बात है देखने वाली, यहां पे एक बात है देखने वाली, ध्यान से सुन लेना मेरी। जिस एम्प्लॉय को
मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 240 दिन नहीं हुए, लेट से उसको कितने हुए थे, 220 दिन हुए थे, 220 दिन हुए थे, तो नेक्स्ट ईयर में वो प्रवेश करेगा मेरे साथ में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। नेक्स्ट ईयर भी वो मेरा एम्प्लॉय होगा, छोड़ के नहीं गया ना मैंने निकाला उसको। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर तो उसके 240 दिन पूरे होंगे ना? यस हाँ सर। सर बिल्कुल होंगे। तो नेक्स्ट ईयर में हम उसकी सैलरी का 30% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इसी 240 को तुम रिप्लेस कर देना लेदर प्रोडक्ट्स के केस में 150 से। समझ में आई सर? सर आ गया। डन। अच्छा, ऐसे एम्प्लॉइज भी एम्प्लॉय नहीं है जो कि आरपीएफ के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है जी, ये वाला। तो कौन कौन एम्प्लॉय नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सर ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उनकी सैलरी को भी डिफाइन किया गया है, कहता है सैलरी के अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा क्या, जितने भी पेंशन फंड तुम जानते हो ना, सैलरी के अंदर पड़े हैं ना मेरे पास, पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, सुपर इनोवेशन फंड हो गया, जितने भी इंप्लॉय बेनिफिट के लिए थे वो सारे के सारे फंड इसकी सैलरी में आप इंक्लूड नहीं करोगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ दिस। अच्छा, आप नहीं कंट्रीब्यूट, आप इसको इसकी सैलरी के अंदर क्या नहीं इंक्लूड करोगे, ना ही ग्रेचुटी, ना वीआरएस और ना ही पेंशन, ठीक है। यानी कि ऐसे फंड जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या टर्मिनेशन या सुपर एनुएशन के अंदर मिलते हैं। सुपर एनुएशन का मतलब पता है, रिटायरमेंट, जिसको आप रिटायरमेंट कहते हो ना, वो सुपर एनुएशन होता है जो एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में होता है, उसको हम सुपर एनुएशन कहते हैं, रिटायरमेंट नहीं कहते। अच्छा सर, फिर रिटायरमेंट किसे कहते हैं? रिटायरमेंट वर्ड आया था वीआरएस से, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से, यानी कि किसी टाइम पीरियड के पूरा होने से पहले हमने अगर खुद को वॉलंटरीली रिटायर कर लिया तो वहां पे रिटायरमेंट वर्ड यूज होता था, जो एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। तो आज के बाद कभी कोई रिटायर होगा ना तो उसको रिटायरमेंट मत बोलना, उसकी रिटायरमेंट पार्टी, वहां बड़ा बड़ा लिखा भी होता है रिटायरमेंट पार्टी। रिटायरमेंट पार्टी नहीं है सर, वो सुपर इनोवेशन है सर उसकी, क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। अच्छा जी, चलो खैर, यहां पे देखना जरा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास में, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाँ, 10 एम्प्लॉय थे हमारे पास में एक फैक्ट्री थी और उसके अंदर 105 न्यू एम्प्लॉय, 105 न्यू एम्प्लॉय आपके पास भी है नोट्स। तो 10 एम्प्लॉय कौन से थे जिन्होंने प्रोविडेंट फंड के अंदर, हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स। तो क्या ऐसे एम्प्लॉय आएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएंगे, अभी हमने देखा, ठीक है, ऊपर ही ये देखो, नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ। अच्छा, 30 एम्प्लॉइज जो कि एम्प्लॉय किए गए थे, कब से एम्प्लॉयमेंट में, कब से आए थे, 1/4/2018 से और 30/3/2019 तक रहे। हाँ, ये 30 एम्प्लॉइज जो थे ना, ये 240 दिन से ज्यादा थे हमारे पास में, ये आएंगे सर। अच्छा, 50 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिनको कि हमने एम्प्लॉयमेंट दी 1/5/2018 से, जिनकी की सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ थी, भगा दो इनको। ये ऑलरेडी बहुत ही महंगे एम्प्लॉय हैं, 25,000 की लिमिट है, 30,000 रुपए तो ऑलरेडी दे रहे हैं हम इनको, हटाओ इनको, हम एम्प्लॉय मानते ही नहीं अपना, इनके लिए स्कीम है ही नहीं। अच्छा, 15 एम्प्लॉय ऐसे थे जो कि एम्प्लॉयमेंट पे आए 1 सितंबर 2018 को, तो ये लेस देन 280 डेज है, 240 डेज, इनको भी भगा दो यहां से, ये भी नहीं आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो गए सर? 30 नए एम्प्लॉय रखे हैं। और ये देखो, झूठ झाट बोल करके क्या कह रहा था, मैंने तो इतने रख लिए, इतने रख लिए, इतने रख लिए। अरे कितने भी नहीं रखे भैया तूने, हमारे लिए तो एम्प्लॉय जब हम कहते हैं तो एम्प्लॉय यहाँ पे सिर्फ 30 ही एम्प्लॉय है, बाकी तो सब मुंह माया है। तो सर 10,000 रुपए हमने इनको दिए थे पर मंथ, यहाँ कहीं सैलरी लिखी हुई होगी, हाँ ये लिखी 10,000 रुपए की सैलरी हमने इनको दी थी पर मंथ के हिसाब से, ठीक है जी। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रॉफिट्स कितने थे? 4,75,000 थे, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। तो हमारी डिडक्शन कितनी है, क्या मैंने ठीक देखा? 4,75,000, जल्दी जल्दी में देख लिया। एक्सेप्ट दोज एम्प्लॉयड ऑन 1/5/2018 एंड प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड फैक्ट्री फॉर असेसमेंट ईयर 4,75,000, ठीक ही देखा था मैंने, चलो। अच्छा, तो हमारे पास में डिडक्शन कितनी हो जाएगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले, 10,000 रुपए 30 एम्प्लॉय के लिए 12 महीने तक, 36 लाख रुपए
36 लाख का 30% कितना होता है सर? 10,80,000 रुपए की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, तक कर सकते हो। इनकम नहीं है इतनी तो फिर कहां से करोगे? अच्छा जी, एक डिडक्शन है हमारे पास में, एक सेकेंड ठहरना। हाँ जी सर, नेक्स्ट हमारी जो डिडक्शन है दैट इज 80 EEB। 80 EEB किसके लिए है? सबसे पहले तो सर हमारे पास में, एक सेकेंड, ATE किसके लिए है? किसी भी इंडिविजुअल के लिए है जो कि हमारा रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है सर। अच्छा, किस काम के लिए? लोन लेने के लिए। और लोन लेने के लिए नहीं, लोन के इंटरेस्ट के ऊपर है। उसने लोन लिया हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया हो। ठीक है सर। लोन उसने किस काम के लिए लिया हो? सर, परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लोन लिया हो, और कहां से लिया हो? सर, किसी भी फाइनेंसिंग कंपनी से, बैंकिंग कंपनी से, किसी भी बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी से। नॉन बैंकिंग भी फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं। तो इसने लिया हो लोन, किस काम के लिए लिया हो? लिया हो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। कहां से लिया हो? बैंक से या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया हो। ठीक है जी। लोन सैंक्शन हुआ हो कब से कब तक? 1/4/2019 से 31/3/2023 के बीच में, यानी कि अभी टाइम पीरियड चल रहा है अपना। जाके ई रिक्शा खरीद सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक कार्स भी आती है। हाँ, ये तो सोच सोच की बात है ना। मतलब बच्ची ये कहना चाहती है सर, ये तो सोच सोच की बात है। आप ई रिक्शा के बारे में सोच रहे हैं और हम इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोच रहे हैं। चलो ठीक है, खैर नहीं आती है, वो तो मैं मजाक कर रहा था। ठीक है। अच्छा, वैसे ऐसा मजाक करने नहीं चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। खैर देखो जी, हाँ हमारे पास में क्या है? हमारे पास में ये है कि हमने ना क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए एक लोन लिया है। ठीक है। और हमारे को डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकते हैं? 1.5 लाख तक कर सकते हैं, जितना कि हमने इंटरेस्ट पे किया है, या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, उतना तक हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और डिडक्शन का जो क्या नाम है, पीरियड है, तब तक होगा जब तक लोन हमारा आउटस्टैंडिंग है। लोन आउटस्टैंडिंग है तब तक हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट हम डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में, पेन इसके ऊपर चल नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी पहली बार ही यूज किया इसको। वैसे तो मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता था। यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टर ए ने 43 लाख रुपीस का लोन जो है वो मांगा है। और का किससे मांगा है? HFC से। ठीक है। सैंक्शन डेट क्या है? 1/4/2020। और हमें जो डेट कंसीडर करनी है ना, वो करनी है डिस्बर्समेंट डेट। लास्ट जो मैंने आपको डिडक्शन कराई थी, वहां पे भी एक लोन की बात हुई थी, तब मैंने आपको बोला था ये बात, किस डेट कौन सी कंसीडर करनी है। सैंक्शन डेट लिखा जरूर है, लेकिन उसका मतलब ये है कि कब से हमारे हाथ में पैसा आया था। ठीक है सर। वो 1/5/2020। और इन्होंने जो लोन लिया ना, उसको पता कहां लगा दिया? एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो कि उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई की, जिसकी की SDV थी 45 लाख रुपीस। क्या इसको डिडक्शन मिलनी चाहिए? जल्दी से बताओ। यस हाँ सर, मिलनी चाहिए। इस सेक्शन में नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन किसी और सेक्शन में मिलनी चाहिए। ठीक है ना। नीचे देखो, डिडक्शन के लिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हमारे पास में, उसने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है, और उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? उसने 43 लाख का लोन लिया है, जिसके ऊपर की 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। और 11 महीने के लिए इसका टाइम पीरियड है। कब से देखा हमने? 1/5 से देखा है। 1/5 से देखा है। तो सर हम क्या कह रहे हैं? हमारे को डिडक्शन मिलेगी, इस सेक्शन में नहीं मिलेगी, दूसरे में मिलेगी।
अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है? हाँ सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। तो डिडक्शन मिलेगी, पहले हमें बेनिफिट किसका लेना चाहिए? सेक्शन 24 का। ये लास्ट क्लास में भी हमने किया था, सेक्शन 24B के अंदर हमें डिडक्शन लेनी चाहिए। वो कितनी मिलती है सर? हमें 2 लाख रुपए तक मिलती है मैक्सिमम, कुछ कंडीशंस के बाद में। ठीक है, तो 2 लाख रुपए हमारा डिडक्शन का हम क्लेम कर सकते हैं। अब देखिएगा कितना अमाउंट था, 3,54,750 रुपीज था। 3,54,750 रुपीज था, है ना। 2 लाख तो हमने क्लेम कर लिया, बाकी हम कहां क्लेम कर सकते हैं? अब रिमेनिंग 1,54,750 है, उसको हम 80 EEA के अंदर क्लेम कर सकते हैं। कितने तक सर? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, सेकंड लोन देख लेते हैं। सेकंड लोन है हमारे पास में 45 लाख के लिए। ठीक है जी, एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया है। डेट ऑफ सैंक्शन नहीं देखनी, ये वाली डेट देखनी है। अच्छा जी, एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस, कितना? 48 लाख। क्या आना चाहिए बताओ? तो 24B में आएगा, बाकी 80EE में नहीं आएगा। 48 लाख थी सर, एसडीवी, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। देखो सर, हमारा सेक्शन 43B नहीं मानता किसी भी रिस्ट्रिक्शन को कि 45 लाख से ऊपर होनी चाहिए या 45 तक कम होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास में कितना है? सेक्शन 24B में जैसे ऊपर था, हमारे पास में 2 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। रिमेनिंग 80 EE के लिए कितना अमाउंट रह गया? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिंस लोन इज टेकन फ्रॉम एनबीएफसी एंड एसडीवी इज मोर देन 45 लाख, 45 लाख से ज्यादा है, तो हमारे पास में कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? ये 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। ठीक है जी, मैक्सिमम लिमिट। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी की जो एसडीवी है वो तो 48 लाख है ना, उसमें लिमिट तो 45 लाख तक की दे रखी है। हटाओ सर इसको, मेरे भी दिमाग में यही था, हटाओ इसको। मैं भी इसीलिए धीरे धीरे ही ऊपर जा रहा था, मैंने कहा शायद मेरे दिमाग में कुछ और आ गया। नहीं, 45 लाख की लिमिट थी ना, तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है सर हमारे पास में अमाउंट ऑफ लोन। एक सेकेंड ठहरना बच्चों। हाँ जी सर, नेक्स्ट है 20 लाख का हमारे पास में अमाउंट ऑफ लोन था, और 1/5/2020 किसके लिए? इलेक्ट्रिकल यूज के लिए। 22 लाख की कॉस्ट थी, 10% का इंटरेस्ट रेट था। ₹20 लाख का 10%, 11 महीने के लिए 1,83,333, जिसको कि रिस्ट्रिक्ट किया गया 1.5 लाख, 1.5 लाख की मिलेगी। ₹15 लाख का लोन लिया था पब्लिक सेक्टर बैंक से, कब? 1/5/2020 को। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, और 18 लाख का था इसका ई व्हीकल, और 10% पर एनम का इसका इंटरेस्ट था। लोन जो है वो किस साल में सैंक्शन नहीं हुआ? 2021 में नहीं हुआ। अगले साल के लिए डिडक्शन मिल जाएगी, अगले साल के लिए डिडक्शन मिल जाएगी, इस साल के लिए नहीं मिलेगी। ये डेट देख सकते हैं आप, 1/5/2020।
यानी कि 20-21 की डेट थी ये। ठीक है जी। यस सर। ठीक है बच्चों, ये हमारा टोटल जो था वो हमारा चैप्टर था डिडक्शन, और डिडक्शन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे।